नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा सवाल और ये संडे स्पेशल है, तो मैं थोड़ा सा नए अंदाज में आपको आज शुरुआत करने वाला हूं। एक गीत देखिए, सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए तो। किसान दा की है, किसान अंदोलन करके चुप कर जू। किसान दा की है, किसान अंदोलन करके चुप कर जू। बेतुकियां झूठियां बेकार न्यूज़ां यार दिखाई जा। किसान दा की है, किसान विचारा आपे चुप कर जू। तू बेतुकियां झूठियां न्यूज़ां यार रोज दिखाई जा। संविधान नू पैर दे थल्ले रख, असूल दा रौला पा। संविधान नू पैर दे थल्ले रख, असूल दा रौला पा। मीडिया लीडर धर्मां नू तू ना समझाई जा। मीडिया लीडर धर्मां नू तू ना समझाई जा। किसान विचारा आपे रोके आपे ही चुप कर जू। तू बेतुकियां झूठियां न्यूज़ां यार रोज दिखाई जा। झूठियां खबरां झूठे मुद्दे सुनना सड़िया कर। झूठियां खबरां झूठे मुद्दे सुनना सड़िया कर। जी हां, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। किसान सड़कों पर आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। लेकिन मीडिया मुंबई की सड़कों पर ड्रग्स तलाशता घूम रहा है। आज किसान बिल पेश किया गया राज्यसभा में और पास भी हो गया। तो अब किसान, सरकार दावा कर रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यह ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक मौका है किसानों के लिए। राजनाथ सिंह कह रहे हैं आत्मनिर्भर किसान हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएगी कृषि। 2 बिल अब कानून बन जाएंगे। जैसे ही राष्ट्रपति असेंट दे देते हैं अपनी, तो ये कानून बन जाएंगे। आप यानी कि अगर आप किसान हैं, देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल बेच सकते हैं। आप करार भी कर सकते हैं, जमीन आपकी रहेगी, कंपनी के साथ करार कर लीजिए। और अगर आपकी जो फसल है उसका नुकसान होता है, दाम आपके प्रोटेक्ट हो जाएंगे कि आज ही बता दिया जाएगा इतने दाम में आपकी हम फसल खरीद लेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि किसानों की आय जो दोगुनी करने का सरकार का लक्ष्य है, उस राह में ये कानून अब मील का पत्थर साबित होने वाला है। लेकिन कानून पास करने में आज किस तरह की अफरा तफरी मची। डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा की ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, बिल को फाड़ दिया गया। उपसभापति हरिवंश, आप चेयर पर कुर्सी पर बैठे देख सकते हैं, उनका माइक छीनने की भी कोशिश की गई। और यह संसदीय परंपराओं, गरिमा को तार तार करने वाली तस्वीर है। लेकिन संसद में आज और बहुत कुछ हुआ। इस बिल पर जो डिवीजन ऑफ वोट्स होती है, बाकायदा किसने किसके फेवर में वोट डाला है, यह बिल ऐसे पास नहीं हुआ, यह वॉइस वोट से पास हो गया। तो इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन इन सब के बीच पिस कौन रहा है? हर कोई अपनी राजनीति कर रहा है। पिस कौन रहा है? वो है किसान। सरकार कह रही है किसान के फायदे में है, किसान के हक में है, क्रांतिकारी कदम है। और ये देश में अमूमन होता नहीं है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं कहूं ये आपके भले की बात है, तो आप तो गले लगाएंगे, मुझे स्वागत करेंगे कि अच्छा मेरे लिए आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे धन्यवाद देंगे। किसान कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए ये। वो सड़कों पर उतरे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खास हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी अब इसकी आग दिख रही है इस आंदोलन की। तो ये दिल्ली की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और ये हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहां से आए हुए हैं। हरियाणा में अलग अलग जगह की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पंजाब की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मोगा में किसान आंदोलित हैं,
हरियाणा के रोहतक और सिरसा में किसान आंदोलित हैं, वो कह रहे हैं कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। तो अजीबोगरीब सी एक स्थिति बनी हुई है और बात कहीं ना कहीं अटक जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कर दो। सरकार कहती है कि वो तो था, है और रहेगा, आप मंडियों में बेचिए, लेकिन अगर आपको और बेहतर दाम दे रहा है कोई तो बाहर भी जाइए ना, हम ये बंदिशें आपकी तोड़ रहे हैं। किसान कहता है कि नहीं, अभी तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, थोड़े दिनों में मंडी व्यवस्था चरमरा जाएगी, कोई सरकारी खरीद होगी नहीं, हम पूरे कारोबारियों के हवाले हो जाएंगे और हम उनके गुलाम बन जाएंगे। पर किसानों से चर्चा किए बिना ये बिल पास हो गया है और अब ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद। तो ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किस तरह से हावी हैं, उस पर भी एक नजर। जो हमारी विपक्षी पार्टी हैं, वो किसान विरोधी हैं। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आज़ादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है, उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसकी तहे दिल से निंदा करती है, गहरे दिल से निंदा करती है। संख्या बल के आधार पर किसान की रोजी रोटी छीनने का कानून तो पास करवा लिया, पर मोदी जी इसे लागू कैसे करेंगे? आपने धक्का कर, गुंडागर्दी कर, ताकत का इस्तेमाल कर, चेयर आपकी है उसका इस्तेमाल कर जबरन कानून पारित तो करवा लिया, 62 करोड़ किसानों की रोजी रोटी छीन ली, परंतु आप इसे जमीन पर लागू कैसे करेंगे? जिस तरह से बिल पास किया गया, ये सिर्फ सांसद नहीं बोल रहे थे, किसानों की एक बड़ी आबादी बोल रही थी, बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए। मैं समझता हूं कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है, ये डार्केस्ट क्षण है और इसकी कालिमा बहुत दूर तक जाएगी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, संसद में हंगामे से रुकेगा किसान आंदोलन? और बिल तो बहाना है, चुनाव में जाना है। चुनावी राजनीति भी हावी हो रही है क्या इस पूरे मसले पर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में यह बिल पास हो गया, अब कानून बन गया है, राकेश सिन्हा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे मेरे साथ हैं। बेहद ही खास मेहमान, जेडीयू के महासचिव, 5 दशकों से किसानों की आवाज लगातार उठा रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं लंबे अरसे तक, केसी त्यागी मेरे साथ हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये भी राज्यसभा सांसद हैं, आज संसद में जो हंगामा हुआ इनके सामने हुआ है, ये भी शामिल थे। और जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। मेरा सवाल ये, राकेश सिन्हा, ऐसी स्थिति कभी आपने देखी है कि आप कह रहे हैं हम किसानों के हित में या किसी के भी हित में ये बिल लाया जा रहा है और वही लोग आंदोलित हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, कह रहे हैं आप नहीं आपके हक में है तो हम तो पास कराएंगे? ये थोड़ा गरीब नहीं लगी स्थिति? पहले मैं सदन की चर्चा कर दूं और यदि मैं गलत होऊंगा तो संजय जी मुझे उस पर आपत्ति बताएं। देखिए, बिल पर चर्चा हुई, संजय जी ने भी बोला, आपत्तियां जो बिल पर थी विपक्ष ने उठाया, चर्चा खुले रूप में हुई, टोका टोकी नहीं हुआ, स्वस्थ चर्चा हुई। चर्चा के बाद वोटिंग होनी थी, सिलेक्ट कमेटी में जाए या ना जाए। चेयर ने कहा, चूंकि ये पहले से सहमति रही, कल भी हमने राज्यसभा के सदन को आधे घंटे बढ़ाया था और आज भी यही था, चूंकि कोरोना के कारण जिस प्रकार से हम सैटरडे संडे कर रहे हैं तो कई बिल पास करने, ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, सहमति रही। बढ़ाने के नाम पर विपक्ष कहा कि हम समय नहीं बढ़ाने देंगे, और यदि आप नहीं समय बढ़ाने देंगे तो आपत्ति हो सकती है, नारेबाजी तक तो चलती है। आप चेयर के टेबल पर जाना, माइक तोड़ देना और हिंसा, सिर्फ मारपीट के अलावा सब कुछ हुआ। मैं कहता हूं सदन में मैं एक बात सुन लीजिए, मारपीट के अलावा सब कुछ हुआ। हमने बॉल्शेविक का सुना था, फासिज्म का सुना था, टेरेनी ऑफ पॉलिटिकल माइनॉरिटी मैंने पहली बार देखा। छोटी संख्या, जब आप आउट नंबर हो गए, जब आप तर्क से नहीं जीत पाए, आप संख्या बल से नहीं जीत पाए, लोकतंत्र में तो डिवीजन होता, चेयर डिवीजन तो कराना नहीं कराया ना,
ये भी हकीकत है, डिवीजन नहीं कराया वॉइस वोट पर। इतना अहम बिल है, आपने डिविजनल वोट नहीं कराया। संदीप जी आप जड़ की जगह फूल की तरफ जा रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं कि चेयर तो बार बार करा कि आप सीट पर जाइए, और सारे सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए आप चले आते हैं। आप क्या संदेश दे रहे हैं देश को? विपक्ष का मतलब क्या होता कि संसद में माइक तोड़ना? हमने कुछ विधानसभाओं में सुना था, हमने सोचा था कि लोकसभा और राज्यसभा तक की बातें नहीं पहुंचेंगी, लेकिन पहुंच गई बात, और यह पूर्व नियोजित था। विपक्ष यह अचानक नहीं किया है। उन लोगों के चेहरे मैंने देखे जिनको मैं मॉडरेट और लिबरल मानता था, जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी कि चेयर के पास जाकर ऐसा करेंगे। यदि चेयर अन्याय कर रहा था, आप गांधी की प्रतिमा के सामने जाकर आंसर पर बैठ जाते। हमारे पास सत्य अहिंसा की गांधी की रोज दुहाई देते हैं, रोज गांधी गांधी करते हैं। और ठीक है संजय सिंह, रिस्पॉन्ड कीजिए। ये निंदनीय है ना जो हुआ। आप कागज बिल फाड़ेंगे, माइक तोड़ देंगे, ये करने की क्या जरूरत है? देखिए संदीप जी, अगर देश के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे साइन करने की कोशिश ये सरकार करेगी, अगर ये सरकार किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर करने की, तो उसका विरोध करेंगे। जितनी ताकत है, जितना दम है, बिल फाड़ेंगे, माइक तोड़ेंगे। आपके चैनल पर राकेश सिन्हा जी हैं, बड़े सम्मानीय सदस्य हैं। मैं संविधान, सुन तो लीजिए, मैं देश के संविधान की सौगंध खा के कहता हूं, अपने चेयर से त्रुचि शिवाजी ने डिवीजन मांगा, वोटिंग मांगी, उसके बावजूद चेयर ने डिवीजन नहीं दिया, वोटिंग नहीं दी। आप बताइए, ये देश के लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है कि नहीं है? पर ये देश के संविधान का गला घोटने की कार्रवाई है कि नहीं है? बिल फाड़ा जाएगा, माइक तोड़ा जाएगा, लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं संदीप जी? आप मुझे बताइए कि क्या कोई बिल आज तक आपने देखा? इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर विपक्ष का कोई एक सदस्य भी वोटिंग मांगे, डिवीजन मांगे, तो क्या कभी चेयर ने बगैर डिवीजन, बगैर वोटिंग के कोई बिल पास कर दिया क्या? बिल तो छोड़िए, कोई संशोधन पास कर दिया क्या? आज तक कभी आपने ऐसा सुना है? आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के और संसद के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है कि इस सरकार ने इस कानून को बगैर वोटिंग कराए, बगैर डिवीजन किए, क्योंकि बीजेपी के पास आज नंबर कम था, बीजेडी विरोध में थी, टीआरएस विरोध में थी, तमाम पार्टियां, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर सपा से लेकर बसपा से लेकर सारी पार्टियां विरोध में थी। ये आज हारते, आज किसानों के हक में बिल नहीं, ये किसानों के हक में ये बिल आज रुक जाता, इसको पास नहीं होने दिया जाता, लेकिन बावजूद इसके जबरन मार्शल के दम पे धक्का मुक्की करके रोक के वहां पर ये बिल पास किया गया। और निश्चित रूप से वहां राकेश सिन्हा, डिविजन ऑफ वोट क्यों नहीं हुई? वोटिंग हो जाती है, इतनी जल्दबाजी क्यों? सिर्फ किसानों के खिलाफ देखिए, सिर्फ राकेश सिन्हा स्क्रीन पर। संजय जी बहुत अच्छा बोलते हैं और आज भी उन्होंने तर्कपूर्ण बात कही, मैं उनके तर्क पे आपत्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो आपत्ति कर रहा हूं, चेयर ने क्या कहा जब बहस पूरी हुई? बहस के समय क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहस नहीं करने दिया? हर किसी को बोलने दिया। संजय जी सेंट्रल हॉल में थे, कहे मैं जा रहा हूं बोलने के लिए, हमने उनका भाषण सुना, मनोज झा का सुना, कांग्रेस पार्टी के बाजवा साहब का सुना, हमारे भूपेंद्र यादव जी बोले। जल्दबाजी क्या थी? ऐसी क्या हड़बड़ी है? मुझे एक चीज समझाइए राकेश सिन्हा, पहले आप संक्रमण काल में, कोरोना काल में अध्यादेश लाते हैं, अब बिना वोटिंग कराए इसको पास करा देते हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी है? मतलब ये कल ही तस्वीर और तकदीर बदल देगा किसानों की। इतना अच्छा बिल है। सुन तो लीजिए, तीन बातें सुन लीजिए, सिर्फ 3 पंक्तियां मैं बोलूं। पहली सहमति थी कि हम सदन को आगे बढ़ाकर कि जो बिल हम बहस करते हैं उस दिन समाप्त कर देंगे। बहस हुई, कल भी हुआ, कल मैं बोला, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाया, मुझे 15 मिनट बोला था, मैं 4 मिनट में खत्म करना पड़ा। तो जब आज बढ़ी सेशन का 1 बजे मंत्री ने प्रपोजल दिया कि बहस हो गई है, मंत्री का जवाब हो गया, हम इस पर वोटिंग करा दें, सिलेक्ट कमेटी में जाए या ना जाए। चूंकि इनके पास नंबर नहीं था, तर्क में तो हारे ही, देश देख रहा था, राज्यसभा टीवी का प्रसारण हो रहा था, तर्क में हारे ही, नंबर में भी हार जाते। तो नहीं, मुझे एक चीज बताइए राकेश सिन्हा, नंबर तो है आपके पास, संख्या में ये मानते हुए, मैं तो वोटिंग, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए मेरे सवाल का, पहले सवाल का जवाब नहीं दिया ना आपने। आपके पास संख्या बल है ये मानते हुए, मैं अभी थोड़ी देर के लिए संजय सिंह ने जो दावा किया है उसको दरकिनार कर रहा हूं, ये मानते हुए कि आपके पास संख्या बल है, पर यह अजीबोगरीब परिस्थिति नहीं है। आप कह रहे हैं किसानों के फायदे में और किसान आंदोलित है, मतलब कमाल की बात हो रही है। आप कह रहे हैं आपके फायदे में, किसान कह रहे हैं नहीं भैया हमें फायदा नहीं चाहिए। मैं एक टिप्पणी कर दूं। हाँ,
कि किसानों को जो पहला भ्रम फैलाया गया, जो आधा आंदोलन तो तभी समाप्त हो गया। एमएसपी किसानों को नहीं मिलेगा। शांता कुमार कमेटी ने कहा सिर्फ 6%, मुझे अभी देवेंद्र शर्मा जी से मेरी बात हो रही थी, देवेंद्र शर्मा जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, 6% लोगों किसानों को एमएसपी मिलता था। 94% किसान तो मार्केट पर ही निर्भर थे। तो उस मार्केट पर निर्भरता को क्या किया गया, और बड़ा कर दिया गया। कल तक आप अपने घर के मंडी तक थे, अब पूरे देश को मंडी बना दिया गया। पूरे देश को मंडी बना दिया। तो एमएसपी गारंटी कर दो ना, एक ही मांग है, आज चर्चा खत्म हो जाएगी। संदीप जी सुन लीजिए, एमएसपी गारंटी कर दो, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदेगा वो जेल में जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। सुन लीजिए, जब एमएसपी हमारे पास है तो हम उसके नीचे क्यों बेचेंगे? यदि वहां नहीं मिलेगा तो 6% आप खुद ही तो मान रहे हैं, 6% खरीदी होती है। नहीं, 94% को तो बाहर जाकर बेचना पड़ता है। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कुल 7,000 मंडी क्रिएट किया 7 दशक में। क्या कांग्रेस पार्टी बात करेगी? 4,000 मंडी थी, 3,000 मंडी तो बीजेपी की सरकार के आने के बाद बनी है। आप बिहार से आते हैं, मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपए है और 800 850 रुपए में मक्का खरीदी जा रही है बंगाल और बिहार में। देखिए, मैं इसका कारण था कि मंडियां नहीं बनाई गई, सरकार ने। तो अब बन जाएंगी इस बिल से मंडियां। हम मंडी समाप्त नहीं करेंगे। मंडी के साथ देखिए, अब किसान कॉन्ट्रैक्ट करने की स्थिति में आ गया, किसान बार्गेनिंग पावर में आ गया। किसान किसी अपने फसल का, अपने जमीन का किस प्रकार से उपयोग हो, किसान जानेगा। अब छोटे किसान, एक बात करके मैं समाप्त करूंगा। 18% जो ऑपरेशनल लैंड है वो लैंड होल्डिंग स्मॉल है, 1 से 2 एकड़, बेचारे क्या पैदा करेंगे? अब वो सामूहिक होकर कोऑपरेटिव बनाकर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गारंटीड प्राइस होगा। अब आप कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी बात करने लगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। एक मिनट और आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं ना, एक मिनट केसी त्यागी को स्क्रीन पर लाइए। आप लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो चौधरी चरण सिंह, उनकी सोच, और 50 और 60 के दशक में कोऑपरेटिव फार्मिंग को लेकर जवाहरलाल नेहरू से कितनी बड़ी तू मैं हुई थी, वाद विवाद हुए थे, डिबेट्स हुई थी, केसी त्यागी मुझसे बेहतर जानते हैं। पर केसी त्यागी, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है। चौधरी चरण सिंह आप अपने गुरु मानते हैं, आज चौधरी चरण सिंह होते वो अब तो ये कानून बनने वाले हैं राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद, क्या बोलते चरण सिंह? क्या कहते? संदीप जी, धन्यवाद आपका कि आपने इस सवाल पर एक महत्वपूर्ण पैनल को आज के लिए चुना। मुझे सौभाग्य है कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल, महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेताओं की संगत में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और दर्जनों किसान आंदोलनों में धरने पे भी बैठा हूँ और जेल भी गया हूँ। मैं अपनी मूल बात पर आना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जो भी आंदोलन चल रहा है, मैं उसके पक्ष विपक्ष में न जाकर के, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के भी अपने वचन से जाकर के किसान पुत्र के रूप में आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे वो दिन याद हैं, और मुझे टोकिएगा मत प्लीज, 1 मिनट बस। जब मैं अपने पिताजी के साथ गुड़ और गेहूं की बैलगाड़ी में बैठ करके मंडी में जाया करता था, मेरे पिताजी को बीड़ी का बंडल दिया जाता था पीने के लिए। मेरे पिताजी बीड़ी पीते थे। 5 या 6 मंडी एजेंट, या जिनको आप आड़ती कहते हैं, वो इकट्ठा होते थे, और वो मेरे पिताजी की और मेरी पूरे साल की जो पिताजी की मेहनत थी उसकी किस्मत तय करते थे। 15, 15.5 तय, 15.5 हो गया तय, रुपये क्विंटल गेहूं का दाम तय हो गया, और मेरे पिताजी जो बीड़ी पी रहे थे उनको बता दिया गया। तो जो मंडी की व्यवस्था है, जो इसके प्रशंसक हैं, जो इसके समर्थक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मंडी में देवेंद्र शर्मा जी हैं मेरे गवाह के तौर पर, कभी भी मंडी में किसान को एमएसपी नहीं मिली। हालांकि जो एमएसपी तय करने का सिद्धांत है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। इस देश में किसान को कभी एमएसपी मिलती ही नहीं है, ना चावल की, ना गेहूं की, ना तिलहन की, ना दलहन की, नहीं मिलती। और कभी तो उसको कहते हैं इसमें नमी है, 1 रुपया कम कर दो, कंकड़ है इसमें और कम कर दो। तो मैं उस मंडी की व्यवस्था को अपनी आंखों से देखा, और मैं उस मंडी की व्यवस्था का प्रशंसक नहीं हूँ, और अगर आप कहना चाहते हो तो मैं खिलाफ हूँ। लेकिन अब जो कानून बनाया है, मंडी से बेचो है जी, हाँ खिलाफ है ना, चौधरी मंडी में बेचो, नाराज होते, हाँ, और मंडी के बाहर बेचो होते आज इस बिल को देखकर, इस कानून को देखकर। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं सर, मंडी के बाहर बेचो,
जी, बोलिए। आपकी आवाज मुझको नहीं आ रही है। नहीं नहीं बोलिए, हाँ। आप अपनी बात कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह भी खिलाफ होते। मंडी किसानों की लूट का स्थापित केंद्र हुआ करता था। मंडी से बाहर भी बेचो, मंडी में भी बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंडी के बाहर भी उसको फसल का दाम नहीं मिलेगा, वो भी खतरा है। इसीलिए मैं आपकी मूल बात से सहमत हूं। और राकेश जी, मैं चाहूंगा कि मैं भी एनडी का सदस्य हूं, प्रधानमंत्री का आश्वासन है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं, लेकिन एक लाइन जोड़ने में सरकार का, एनडीए की सरकार का, हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैंडेटरी हो जाए, जो एमएसपी तय होगी उससे 1 नया पैसा कम खरीदने और बेचने पर जुर्माना होगा, सजा होगी, जेल जाएगा। आपने हरिजन एक्ट बनाया हुआ है, गाली दे के देखो, छू के देखो, जेल जाओगे। तो क्या किसानों के लिए नहीं बना सकते, जो इस देश की आबादी का 62% है, कि नहीं, जो एमएसपी तय होगी, खबरदार अगर इससे कम पे किसान से लिया, अगले दिन से देखिए सब ठीक हो जाएगा। ये जो आंदोलन है, मैं उस आंदोलन की कमर भी तोड़ना चाहता हूं एनडीए का वर्कर होने के नाते, लेकिन आपकी मदद चाहता हूं, ये आपको करना पड़ेगा। चूंकि एक किसान पुत्र के नाते मैं कहता हूं, एमएसपी की प्रक्रिया बंद है। आपने जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, देवेंद्र शर्मा जी लिखते रहते हैं, मैं भी लिखता रहता हूं, उसमें C2 के जरिए एमएसपी प्लस 50% होगा। अच्छा है आपकी सरकार ने उसका संज्ञान लिया, पहली सरकार ने 10 साल तक संज्ञान में लिया, लेकिन मैं यूपीए और एनडीए की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, अगर C2 के हिसाब से आप देंगे तो होगा। अब 3.5% से लेकर 5% के बीच में गेहूं, दाल, तिलहन और ये, और बता दूं, शर्मा जी भी लिखते रहते हैं, मैं भी लिखता हूं, दुनिया के अंदर गेहूं नंबर 1, चावल नंबर 1, शक्कर नंबर 1, फल नंबर 1, चीनी नंबर 1, इतना हमारे किसान ने किया है। और आपका प्रोत्साहन 3.5%, 4%, 5%। यही तो है, मोटी बात यह है, एक लाइन की खबर है, एमएसपी गारंटी कर दीजिए और बात ही ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए राजनीति कैसे हावी होती है। अबे दुबे स्क्रीन पर, सर 1 मिनट, अबे दुबे स्क्रीन पर। अबे दुबे, राजनीति इसलिए हावी होती दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि आप अपने नफे नुकसान में, अपने राजनीतिक नफे नुकसान में लगे हैं। किसानों की दरअसल किसी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके ज़माने में जाएं, एपीएमसी फल और सब्जियों के मामले में डिसमेंटल आपने करने का प्रावधान किया 7 जनवरी 2014 को। 2017 में जो केंद्र बिंदु बना हुआ है पंजाब, वहाँ पर आपने निजी मंडियों की बात की, आपने सीधे किसानों से फसलें खरीदने की बात की, वो व्यवस्था बनाई। आप भी तो वही कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। देखिए संदीप चौधरी जी, पाप का पर्याय बन चुकी पूंजीपतियों को पूजने वाली पापी सरकार के पाप का घड़ा भर गया है। ये 50 भ्रामक खबरें फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी, प्रधानमंत्री जी तक ने ये कह दिया। ऐसे ही तर्क दिया करते थे जब भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ 3 अध्यादेश मोदी जी लेकर आए थे। इन तीनों कानूनों को समग्रता से देखने की आवश्यकता है। तब प्रतीत होता है कि अन्नदाता किसान की आजीविका की बलि ले ली इस सरकार ने। संदीप चौधरी जी, एक तरफ इन्होंने कहा कि हम इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से सारे उन फूड ग्रेन्स को और वेजिटेबल्स को निकाल देते हैं, दूसरी तरफ मंडी के बाहर खरीद फरोख्त के लिए टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया। इसका अर्थ है कि मंडियों की समाप्ति की बुनियाद रख दी। तीसरी तरफ आपने प्राइस एश्योरेंस, नाम ये दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्राइस एश्योरेंस, लेकिन कोई एमएसपी का निर्धारण करने वाला अध्यादेश में कहीं उल्लेख नहीं है। आप मेरे सवाल को डक्कर गए अबे दुबे, पंजाब का नहीं, आप सवाल को डक्कर गए ये कहकर आप राजनीतिक बयान देते रहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी के साथ आपकी राजनीतिक चिल्पौं होती रहेगी। 2017 में मंडियों के निजीकरण और सीधी खरीद किसानों से की कारोबारी कर सकते हैं, वो कानून लाए कि नहीं लाए आप? संदीप चौधरी जी, मंडियों को बढ़ाना आज भी क्या है, मंडी को रेगुलेट करने की बात करें ना, हम सरकार के साथ हैं।
हम उसमें इनकार कहां करते हैं। आप प्राइवेट पार्टिसिपेटर्स को दे, लेकिन प्राइस का अश्योरेंस तो कर दीजिए, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य। और अभी जो कह रहे थे राकेश सिन्हा जी 6%, तो मैं बताता हूं 86 करोड़ लोगों को जब हमने भोजन का अधिकार दिया फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तब हमने उस प्रिक्योरमेंट का दायरा बढ़ा दिया। हाँ, ये सही है 23 कमोडिटी का एमएसपी डिक्लेयर करते और मोटे तौर पर धान और गेहूं खरीदा जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से कि आप बताइए 86% फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनल है, वो असम का किसान मध्य प्रदेश में बेच पाएगा क्या? कितनी हास्यास्पद बात है कि वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं। तो होगा क्या कि बड़े व्यापार, बड़े जो पूंजीपति है वो छोटे छोटे लोगों से प्राइसेस को क्रैश करेंगे, जो संग्रहित किया हुआ अनाज है ऐसे समय बाजार में उतार देंगे जब फसलें आती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये उन्होंने 2020-21 की रबी की रिपोर्ट में खुद की सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार दाल खरीदती है और ऐसे समय बाजार में उतार देती है जब किसान की फसलें आती। प्राइसेस क्रैश करके हमने देखा है कि 2,30,000 करोड़ रुपए का स्कैम 2015-16 में किया है बड़े व्यापारियों ने। 46 रुपए किलो की दाल बाहर से मंगाई, यहां की दाल को इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया और संग्रहित करने की अनुमति दे दी, और बड़ी 5 कंपनियों ने 230 रुपए में वो दाल बेची। आज मैं कहता हूं इतिहास से सीख लीजिए। ये त्यागी जी जिस प्रदेश से आते हैं, 2006 में वहां पर एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया, नाबार्ड की रिपोर्ट नहीं, ये यूपी से आते हैं, आप बिहार का उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट संजय सिंह, मेरा सवाल सीधा ये है। संजय सिंह स्क्रीन पर, 1 मिनट। संजय सिंह, ये राजनीतिक नफा नुकसान आका जाने लगा है क्या? किसान की बात कोई नहीं कर रहा, किसान की आवाज दिखाने के लिए उठाई जा रही है क्या? ये अध्यादेश आ गया, सब चुप बैठे थे, अध्यादेश को लेकर भी राज्यों से बातचीत चल रही थी, तब कोई रेड फ्लैग नहीं करता है। अब जब राजनीतिक नफे नुकसान की बात आ गई, हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफे देने का भी ख्याल आ गया। आप राजनीति कर रहे हैं कि किसानों की बात हो रही है यहां पर? देखिए संदीप जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। पहली बात तो आप याद कीजिए इनका इतिहास। ये किसी भी चीज को बहुत पैकेज के साथ लेके आते हैं, बड़ा सुनहरा सपना दिखाते हैं। जीएसटी लेके आए तो आधी रात में आजादी देने लगे, वन नेशन वन टैक्स। आज राज्यों का शेयर नहीं दे पा रहे हैं, बढ़ाकर देने की बात कहते थे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही नौजवानों को, 12 करोड़ रोजगार छीन लिया, बेरोजगार बना दिया 12 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में। इन्होंने कहा कि इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी को 15 लाख मिल जाएगा। ना काला धन आया, ना 15 लाख मिला। राज्यों का अधिकार छीनते हैं संदीप जी। डैम सेफ्टी एक्ट राज्यों का अधिकार छीना, मोटर व्हीकल एक्ट राज्यों का अधिकार छीना। आज ये जो कानून लेके आए, इसमें राज्यों का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो बात अभी केसी त्यागी जी ने कही, आप एक एमएसपी का निर्धारण कर दीजिए ना, उससे नीचे कोई खरीद करे तो उस पर आप दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान कीजिए। आप दिखाइए इसमें कहां पर है। आपके सहयोगी दल अकाली दल ने इसका विरोध किया। आपकी मातृ संस्था आरएसएस, उसका स्वदेशी जागरण मंच, आप उसको नहीं समझा पाए। उन्होंने विरोध किया इसका कि यह बिल किसान विरोधी है, यह बिल किसानों के लिए काला कानून है। तो आप कह रहे हैं कि पूंजीपतियों को असीमित खरीद की हम छूट दे रहे हैं, भंडारण वो चाहे जितना कर लें। आप मुझे बताइए, 20 रुपए किलो का चावल खरीद के, 18 रुपए किलो का गेहूं खरीद के कोई पूंजीपति उसका भंडारण कर ले, असीमित भंडारण कर ले, और बाजार में कालाबाजारी करके जब उसकी कमी हो तो वही चावल और गेहूं 50 रुपए और 100 रुपए किलो में बेचे, तो आप क्या कर लेंगे? तो कालाबाजारी आज नहीं हो रही है क्या संजय सिंह? कालाबाजारी आज नहीं हो रही है। अगर ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, बाजार तय करेगा, तो कम से कम अच्छी कीमत तो मिलेगी किसानों को। संदीप जी, हाँ। संदीप जी सुन तो लीजिए, हाँ। सुन तो लीजिए संदीप जी सुन तो लीजिए। हाँ। एफडीआई का विरोध किया था कि नहीं किया था इन लोगों ने? लेकिन क्या किया? आज बीएसएनएल बिग बर्बाद हो गई, सारे प्राइवेट प्लेयर्स उसमें हावी हो गए। आज कोई बीएसएनएल का फोन खरीदता है, ना उनका नेटवर्क इस्तेमाल करता है। तो आज धीरे धीरे करके रेल का निजीकरण, सेल का निजीकरण,
कोल का निजीकरण, बीपीसीएल का निजीकरण, बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण, इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण, जो मुनाफे की कंपनियां, महारत्ना कंपनियां, उनको आप बेचने पे तुले हुए हैं, देश को बेचने पे आप लगे हुए हैं, और आज आपने किसानों को भी बेच दिया। आज आपने नहीं, फिर ये राजनीतिक बयान देते हैं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी किसने कराया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश लागू किसने की, 10 साल तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी थी। ये इस बिल की सच्चाई है। और एक बात, नंबर की बात कही, एक मिनट अब मैं आ रहा हूं, सबको मौका दूंगा ना। नंबर की बात कही संदीप जी, अभी राकेश सिन्हा जी ने, नंबर आज बीजेपी के पास नहीं था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नंबर आज बीजेपी के पास नहीं था, और राकेश सिन्हा जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने संविधान की सौगंध खा के आपके टीवी चैनल पे कहा, त्रिची शिवाजी ने अपनी चेयर से डिवीजन मांगा, वोटिंग मांगी कि नहीं मांगी, और अगर उन्होंने वोटिंग मांगी तो वोटिंग क्यों नहीं दिया? ठीक है, अब एक मिनट, देवेंद्र शर्मा स्क्रीन पर। देवेंद्र शर्मा, देखिए राजनीतिक चलपौं तो होगी, एक बात जो समझने की, और आप समझाइए क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। पहले अध्यादेश लाए जाते हैं, अब ये बिल जिस जल्दबाजी में पास हो रहे हैं और किसानों के हित की बात की जा रही है, और इसमें हित हैं, कुछ किसानों के हित भी होंगे, लेकिन कुछ अंडरलाइनिंग पॉइंट्स हैं, उनके बारे में क्लैरिटी नहीं आ पाई है। तो पर ये जल्दबाजी क्यों? ऐसी कोई आफत है कि तुरंत फुरत में ही आज ये बिल लाने हैं क्योंकि किसान गुहार लगा रहा है और किसानों की किस्मत बदल जाएगी? आप इन बिलों को, अब तो ये कानून बनने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? एक बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने संदीप जी की, इतनी जल्दी क्या थी, और ये हम जानते हैं जब ये ऑर्डिनेंस भी आए हैं और ऑर्डिनेंस के बाद जिस तरीके से ये बिल पास भी हुए हैं पार्लियामेंट से, इतना इस सारे प्रोसेस में किसानों से कोई चर्चा नहीं हुई। और ये जो कारण है कि भाई इतनी जल्दबाजी में, और जबकि हम देख रहे हैं कि किसान सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए था कि वो बैठकर किसानों से चर्चा करें, समझें कि उनके क्या इस पे ऑब्जेक्शंस हैं, क्यों वो चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्शन ग्रांट हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आफ्टर ऑल वी लिव इन ए डेमोक्रेसी, ये तो होना चाहिए। नहीं, चर्चा कहां, आप पत्रकार रहे हैं देवेंद्र भाई, चर्चा कहां हो रही है? मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूं कि जो हमारी थाली भरता है उसके बारे में चर्चा नहीं, थाली में छेद कौन कर रहा है, थाली में ड्रग्स कौन परोस रहा है, सारे पत्रकार दिल्ली की, ये मुंबई की सड़कें छान रहे हैं ड्रग्स के लिए, सड़कों पर किसान आंदोलित है। चर्चा तो इस बार हुई ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है, लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भाई चर्चा तो हुई नहीं है, और अब भी जब सड़कों पर हैं किसान, हमने देखा जिस हफड़ा दफड़ी में पार्लियामेंट में ये पास हो रहा है, उस समय भी हमें चाहिए था कि हम पहले बैठकर किसानों से चर्चा करते, मेरा ये कहने का मतलब था। दूसरी बात यह है कि एक टेलीविजन चैनल पे मैं था, वहां उसने बोला, एंकर ने, कि बाजार इतना उत्साहित है इन फार्म बिल्स के ऊपर, तो किसान क्यों इसका विद्रोह कर रहे हैं या उसके खिलाफ हैं? मैंने कहा आपने जवाब तो दे ही दिया। अगर आपने बाजार से ही बात की है, बाजार के कहने पे ही आपने बिल अगर बनाया है, तो किसान तो उसमें गुस्सा उनका बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनसे तो बात ही नहीं की, उनके हित में तो वो है ही नहीं है। और यही हमें समझना कि किसान के हित में वो कैसे नहीं है। अब देखिए कि ये मंडियों की बात हो रही है, और जो चर्चा देश में हो रही है वो भी हम सुन रहे हैं कि मंडी में अगर किसान जाता है, उसको एमएसपी मिलेगा, गेहूं और धान पे मिलता है सिर्फ 2 फसलों पे, तो जहां उसको ज्यादा मार्केट में, ओपन मार्केट में जाके अगर वो बेचता है, अगर उसको 10 की बजाय 15 रुपए मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर कम मिलते हैं तो वापिस आके मंडी में बेच दे। अब देखिए इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा कि राकेश जी ने पहले कहा, सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, 94% किसान जो है वो ऑलरेडी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो बताइए कृषि पे इतना भयंकर संकट क्यों होता, इतना घोर संकट क्यों होता? और अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी किसान जो होते वो संपन्न होते। आज 6 दशकों अमेरिका और यूरोप में ये मार्केट इकोनॉमी चल रही है, जो हमने बोरो की है वहां से, जो हमने कट एंड पेस्ट की है, हम भारत में लेके आए हैं, वहां पर वो फेल हो चुकी है। आज अमेरिका में ही संदीप जी $425 बिलियन की बैंकरप्सी है किसानों के सिर के ऊपर, और ये ऐसी स्टेज है कि अमेरिका में आपने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया था देवेंद्र भाई, बीच में रोक रहा हूं, 1970 से हम कंपैरिजन करें कि भाई किसकी आमदनी कितनी बढ़ी, तो किसानों की 19 गुना बढ़ी है ना, और टीचर्स की या किसी की भी सैलरीज भी लगा लो, बाकी लगा लो, तो 150 से 200 गुना।
बढ़ गई है। अगर कोई नौकरी कर रहा था, वो 70 में जो पैसे मिल रहे थे उसका 150 गुना अब मिलने लगा। किसानों को जो कीमत मिलती थी 70 की, जो त्यागी साहब ने जिक्र भी किया, अपने डैड के साथ जाते थे, वो बीड़ी पीते थे और वहां पर मंडी में बोली लगती थी, तो 19 गुना हुआ है पिछले 50 साल में। गलत तो नहीं किया, आप ही ने ये जानकारी दी थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने ये कहा था कि 1970 और 2015 यानी 45 साल के पीरियड में गेहूं का दाम जो है वो 19 गुना बढ़ता है, जबकि एम्प्लॉइज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरी है और डीए, अगर हम दो चीजें जोड़ लें तो वो जो है 120 से 150 गुना बढ़ता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और कॉलेजेस की 150 से 170 गुना बढ़ता है, और स्कूल टीचर्स की 280 से 320 गुना बढ़ती है, और किसान की 19 गुना बढ़ती है। अगर ये हम इनकम पैरिटी नॉर्म से जाएं तो किसान को कम से कम 100 गुना ज्यादा दाम मिलना चाहिए था 2015 में, यानी उसको मिला था 1450 रुपए, उसका हक बनता था 7600 रुपए। 7600 रुपया उसका हक बनता था उस साल में, अगर हम इनकम पैरिटी नॉर्म से जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सोच ये कहती है, इंटरनेशनली भी, और जो हमने अडॉप्ट किया है, कि हमें एग्रीकल्चर प्राइसेस को लो रखना है। डेरिवेटली हमने एग्रीकल्चर को इम्पोर्ट। तो आपको ये डर, जो किसानों का डर है, आप एक्सपर्ट हैं देवेंद्र शर्मा, कि बाजार के हवाले हो गया तो हम गुलाम बन जाएंगे कारोबारियों के, ये डर है या ये भ्रांति फैलाई जा रही है, बरगलाया जा रहा है किसानों को? देखिए, ये इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि बाजार अगर एफिशिएंट होता तो अमेरिका में जो खेती है वो बाजार के सिर पर ही टिकी होती, वो सब्सिडीज के सिर पर नहीं टिकी होती। आज अमेरिका में $60,000 एक साल में सब्सिडी मिलती है किसान को। इंडिया में सब्सिडी नेगेटिव है, ये हम जानते हैं प्रोड्यूसर सब्सिडी इक्विवेलेंट देखकर। यूरोप में $100 बिलियन की सब्सिडी है एग्रीकल्चर में। इवन जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका, कनाडा और यूरोप के, वो भी सब्सिडीज के ऊपर टिके हुए हैं। यानी जो मार्केट जिसकी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं वो एक्चुअली सब्सिडीज पे टिकी हुई है। अब सब्सिडीज विड्रॉ कर लीजिए तो वो कोलैप्स कर जाती है। तो ये बड़ी एक दिक्कत का सबब भी हो सकता है। एक मिनट, मेरा सवाल राकेश सिन्हा को रखिए बस स्क्रीन पर। राकेश सिन्हा, चर्चा नहीं हो सकती थी क्या? कितने किसान संगठनों से बात की, सरकार ने यह जानकारी अभी तक नहीं दी है। मतलब आपस में ही तय कर लिया, जी हमारे घोषणा पत्र में था तो हमने लागू कर दिया। ये तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है ना। ये तो ये लेफ्टिस्ट किया करते थे, कम्युनिस्ट किया करते थे ये काम। तो संदीप जी, मैं उस पर बहस करने की जगह अब तो जो कानून बन रहा है उस पर हम बहस करें। अभी देवेंद्र शर्मा जी ने एक बात कही कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता, 94% बाजार पर निर्भर थे, और उनकी हालत 7 दशक में क्या हुई हम सब जान रहे हैं। जो किसानों के प्रति नीति थी उसके आधार पर हम जान रहे हैं किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है, कर्ज में मरता है। उसी मंडी को देश भर में बना दिया गया, मार्केट को। किसान की बार्गेनिंग पावर इसलिए बढ़ी कि लोकल स्तर पर जो बाध्य होता था एक व्यापारी के पास बेचने के लिए, जो केसी त्यागी जी ने कहा दाम लगा दी गई, बेचेगा, उसके पास तो कोई विकल्प नहीं था। अब उसके पास बायर्स का विकल्प है, सेलर के बहुत पास। अच्छी बात की, आड़तियों के चुंगल से। एक मिनट राकेश सिन्हा, बहुत ही अहम बात कही है आपने, इसीलिए रोक रहा हूं। अभी मैं आप ही को टाइम दूंगा तो चिंता मत कीजिए। बहुत ही अहम बात कही कि आड़तियों के चक्कर में रहता था। आपने केसी त्यागी साहब का भी जिक्र कर दिया, उन्होंने अभी किस्सा सुनाया। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूं। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, जब नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में और यही चीज करने की कोशिश कर रही थी मनमोहन सिंह सरकार, क्या बोली थी सुषमा स्वराज? सुनिए। आड़ती उस किसान का पारंपरिक एटीएम है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। राकेश सिन्हा बोलिए। मतलब विपक्ष में आप कुछ बोलते हैं, सत्ता में आते ही कुछ और बोलने लगते हैं। देख लीजिए, तो मैं क्या बोलता हूं, हुड्डा कमेटी बनी थी, हुड्डा साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, 5 मुख्यमंत्री थे, और सारे रिकमेंडेशन जो है उनकी कमेटी की दी हुई है। कांग्रेस पार्टी के पास मुंह नहीं है, विपक्ष के पास मुंह नहीं है। सुषमा स्वराज, मतलब विपक्ष में जब आप होते हैं आप कुछ और बोलते हैं, सत्ता में आते ही आपके सुर बदल जाते हैं।
मैं उत्तर दे रहा हूं। सुषमा स्वराज गुमराह कर रही थी सदन को उस वक्त। नहीं, आज इस बिल का कॉन्टेक्स्ट बदल गया। क्या अच्छा, कॉन्टेक्स्ट बदल गया। सुन लीजिए, बिल का कॉन्टेक्स्ट दायरा बढ़ गया। किसान को बोते समय ही गारंटीड प्राइस होगा। बताइए उसमें था क्या? बोते समय जिस समय आप फसल बोएंगे प्राइस की गारंटी। कौन गारंटी कर रहा है? कौन गारंटी कर रहा है? स्पॉन्सर करेगा। कहां ले जा सकते हो? उसके खिलाफ केस किया जा सकता है। उसके बारे में कोई डिटेलिंग है? मैंने पूरा बिल पढ़ा है राकेश सिन्हा, आप जानते हैं मैं डिटेल्स में बहुत जाता हूं। 3 लेयर्स है, ट्राइब्यूनल से लेकर 3 लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लोकल पर नहीं, इंश्योर कौन करेगा कि वो इंप्लीमेंट हो? वो करार इंप्लीमेंट हो, ये इंश्योर कौन करेगा? आपने निष्कर्ष निकाल दिया। नहीं, निष्कर्ष नहीं निकालता। आपके सामने बिल था, मैंने भी बिल पढ़ा है। मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिए। मैं आपको 2 मिनट दूंगा ना। आप बताइए कहां लिखा हुआ है, इंश्योर कौन कराएगा? मेरी बात सुनिए। 3 लेयर कंट्रैक्ट जो है, कंट्रैक्ट कई लोगों में होगा। किसान भी कर सकता है, स्पॉन्सर्स भी कर सकता है, कोई इन्वेस्टर भी कर सकता है, फूड प्रोसेसिंग की भी कर सकता है। किसान का, जैसे मैं मक्का उत्पादन करता हूं, मैं चाहता हूं मक्का का वो जो बाहर बिकता है वो मैं बनाऊं, फूड प्रोसेसिंग में बन जाएगा। तीनों किसान एक स्टेक होल्डर हो गया। फिर इस इंडियन इकोनॉमी में अभी तक किसान एक मार्जिन कोने पे था, उस किसान को मेन स्ट्रीमिंग की गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए 1 से 2 एकड़ वाले किसान की क्या अहमियत थी बता दीजिए। जिसका पट्टा छोटा है वो किसान बेचारा 3 महीने में, तो फसल उपजाने से पहले उसको दे देना पड़ता था। बेटी और बेटे की शादी की बात कर रहे हैं, उसके पास तो श्राद्ध के भी पैसे नहीं होते थे। आज वो एक जिसके पास छोटा पट्टा है, कई पट्टे वाले मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा डिजिटल ट्रेडिंग। सुषमा स्वराज जो कह रही थी कि किसान की धोती से, उसके कुर्ते से इन लोगों को बदबू आती है, ये क्या बात करेंगे? तो गुमराह कर रही थी देश को उसी बदबू वो आज उसमें खुशबू आने लगेगी, ये करार हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, एक बात सुन लीजिए। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाला एक व्यापारी ठीक से रह लेता है। 4 लाख की कीमत वाला किसान, जिसके खेत की कीमत 4 लाख है, वो उधार पे जीता है। आप किसान को यदि बाजार से नहीं जोड़ेंगे, किसान को यदि कोयम्बटूर का किसान यदि काला हंडी में बेचने की स्थिति में नहीं हो, और असम का किसान यदि पंजाब में बेचने की स्थिति में नहीं हो, स्टेट लॉज खत्म किया गया है। संजय सिंह जी पढ़िए, वो राकेश सिन्हा, किया गया है जिससे आप भारत में ही है ना, संपर्क है। मैं भी गांव देहात से। राकेश सिन्हा 1 मिनट सुनिए, आप कह रहे हैं ना 20-30 किसान मिलकर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कर लेंगे। यहाँ भाई तो साथ में किसानी कर नहीं पाते, घर में जूत बजते हैं छोटी छोटी बात पर। आप कह रहे हैं 20 आदमी मिलकर और साथ वो जोत लेंगे। मैं गलत कह रहा हूं? केसी त्यागी साहब आप हंसने लगे। 2 भाई तो आपस में मिल नहीं पाते, यहाँ 20 किसान मिलकर। ये कौन से कम्युनिज्म की बात हो रही है? कौन सी सोशलिज्म की बात हो रही है? केसी त्यागी स्क्रीन पर। 1 मिनट मैं पूरा मौका दूंगा। केसी त्यागी 1957 में जवाहरलाल जी प्राइम मिनिस्टर थे और सरदार पटेल की डेथ हो चुकी थी। सरदार पटेल 1952 में जब देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने कृषि पर 35% और उद्योग पर 15% उस नीति आयोग जो उस समय हुआ करता था उसमें तय कराया था। उनकी 53 में डेथ होगी। जब सन 57 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आई तो अल्टा पलटी होगी प्राथमिकताओं की। उद्योग पर 35%, कृषि पर 15%। उसी बीच में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता। पंडित नेहरू जो थे ताज़ा मास्को से प्रभावित होकर आए थे कोऑपरेटिव फार्मिंग से, तो उन्होंने बिल रख दिया, सरकारी बिल, यानी कि एआईसीसी की तरफ से। चौधरी चरण सिंह 1 घंटा बोले, तमाम डेलीगेट जो जवाहरलाल के प्रशंसक थे और देश के सबसे बड़े नेता थे उस समय और कांग्रेस के भी, उनको उस बिल को वापस लेना पड़ा, क्योंकि देश की कोऑपरेटिव फार्मिंग भारत के किसानों के जज्बे में नहीं है, उनकी नस में नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं। अबे दुबे 1 मिनट सर, अबे दुबे को थोड़ा कम वक्त दिया। अबे दुबे 1 मिनट सर। अबे दुबे, यहां तो जूत बज जाते हैं भाइयों में। यहां 20-20 किसान मिलकर, छोटे छोटे किसान मिलकर जी एक कारोबारी के साथ अपने फसल की कीमत तय कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये हतप्रभ हूं, केसी त्यागी जी ने बड़ा ऐतिहासिक तथ्यों को गिनाया, लेकिन इस दौरान कभी उन्होंने नीतीश बाबू से बात नहीं की। 2006 में जब बिहार ने एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया और सारी सरकार की रिपोर्ट कह रही कि सबसे बदतर स्थिति में बिहार का किसान है, तब तो सरकार को
समझना चाहिए। और आप जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं उसके सेक्शन 2F में एक समझौता मंडल है जो कहता है कि 30 दिन में हम निराकृत करेंगे, नहीं हुआ तो सेक्शन 13 में SDM की कोर्ट में करेंगे। अरे 1.5 एकड़ का किसान अपना खेत और लंगोट बेच देगा तो भी वो 5 बड़े पूंजीपतियों से मुकदमा नहीं जीत सकता। एक बहुत बड़ी चिंता की लकीरें और खींची है इस दौरान जब सरकार ने लोकसभा में ये जवाब दिया है। मेरे पास उस जवाब की प्रति है जिसका मैंने कैलकुलेशन किया। उन्होंने कहा कि गेहूं के जो प्रोक्योरमेंट था उसमें 111% किसानों की वृद्धि हुई। ये उपलब्धि बताई सरकार ने कि हमने 111% 2015-16 से 19 में 111% अधिक किसानों को MSP दिया। लेकिन प्रोक्योरमेंट का जब डेटा मैंने देखा तो वो सिर्फ 34% बढ़ा था। ठीक है, अभी राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। आखिरी सवाल फिर संजय सिंह से सुनिए। मैं प्रशांत हूँ ABP न्यूज से। विपक्षी पार्टियों ने उपसभापति के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का नोटिस दिया है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? और उसका प्रोसीजर क्या है सर? प्रहलाद जोशी सर हैं यहाँ पर, उसका प्रोसीजर क्या होगा सर? नोटिस दिया है उसके बाद कैसे टेकअप होगा ये? अभी सर अब चेयरमैन देखेंगे। नोटिस गई है चेयरमैन को, जो इस संबंध में फैसला करना होगा करेंगे। हम राजनीतिक स्तर पर उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यह प्रेरोगेटिव पूरी तरह से चेयरमैन का है। 50 तो यहां पर राजनाथ सिंह ये कह रहे थे, यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन उपसभापति के खिलाफ विपक्ष लाने की बात कर रहा है, उससे जुड़ा सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह ने यह कहा है, रक्षा मंत्री ने, कि जो राज्यसभा में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी नहीं हुआ। संजय सिंह, लास्ट कमेंट। देखिए, पहली बात तो अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि आसाम का किसान पंजाब में सामान बेचेगा, पंजाब का किसान अपनी उपज जाके आसाम में बेच लेगा। देखिए, इतने बड़े बड़े सपने दिखाने का जो आपका तरीका है वो हमेशा अब तक फेल रहा है। बड़ी बड़ी बातें आपने, मैंने उसका उदाहरण भी दिया। आप तो सीधा सीधा ये बताइए उसको मंडी में दाम क्यों नहीं मिल पाया? आपने तो 1.5 गुना दाम कर देने की बात कही थी। आपने खुद कहा था कि हम किसान के अनाज का 1.5 गुना मूल्य देंगे। आपने खुद कहा था कि किसान की आय 2 गुना हो जाएगी। ना 2 गुना आय हुई, ना 1.5 गुना उनको दाम मिला। और MSP जो है भी वो भी आप खत्म करने की योजना बना रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा काम इस सरकार ने किया है, इस बिल को लाकर वो चंद पूंजीपतियों के हाथ देश के किसानों की तकदीर को गिरवी रखने का काम किया। राकेश सिन्हा, 30 सेकेंड्स। ये देखिए, विपक्ष बिचौलियों की लड़ाई लड़ रही है। बिचौलिए समाप्त हो गए। अरे आलू प्याज और टमाटर किसान फेंक देते हैं और हम दिल्ली में आलू प्याज टमाटर के लिए तरसते हैं। हरियाणा में का किसान या राजस्थान का किसान दिल्ली बेचेगा। हमें टमाटर की जरूरत है लेकिन राजस्थान में जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? टमाटर सड़ रहा है और तमिलनाडु के लोग टमाटर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फल सड़ रहा है, हाजीपुर में केले सड़ रहे हैं। कैसे ठीक कैसे हो जाएगा ये समझाइए। केले की प्रतीक्षा हो रही है। उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में आके बेचता था ना अपनी सब्जियां, या हरियाणा का राजस्थान में जाकर बेचता था। ये ठीक कैसे हो जाएगा ये समझाइए ना। डिजिटल ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकता है? किसान को निरक्षर समझते हैं। किसान को के पास चेतना नहीं है। किसान अब वो किसान नहीं रहा जो 57 का किसान है, जो 68, जो किसान जागरूक है, डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डिजिटल ट्रेडिंग करेगा अब किसान। देवेंद्र शर्मा, 30 सेकेंड्स। थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम हूं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इस समय वो ये है कि किसानों के लिए और देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास हर बार कहते हैं, वो पॉसिबल तभी है जब हम किसान को वो दे दें, इनकम दे दें किसान को। जब हम किसान को एक इनकम देंगे विच मीन्स हम उसका MSP जो है लीगल कर दें। MSP लीगल कर दें, सारे विवाद ही खत्म हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की आज किसानों की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।